बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। अब से कुछ देर पहले आज ही के रोज़ पेशावर के अंदर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई है कबायली माहिदीन से, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेप गिना जा रहा है, ख़ास उस वक्त जब अफगानिस्तान के साथ, अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकराती अमल जो कि टूट फूट का शिकार है, वो किसी तरह चल तो रहा है जो सालिस मौजूद है उनकी मौजूदगी में, लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है, जो कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जानिब से आज दोबारा जिसका अदा किया गया और कबायली माहिदीन ने जिस तरह पाकिस्तान की फ़ौज का साथ दिया उसका शुक्रिया भी अदा किया गया। अहम बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा को दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों से पाक किया जाएगा, ये कहना है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का। अफगानिस्तान के हवाले से, जिस अफगानिस्तान को और उनके अवाम को स्टेक होल्डर बताया जाता रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उनके हवाले से पाकिस्तान की फ़ौज का मौक़िफ़ अब ये है कि पाकिस्तान तमाम हमसायों से अमन चाहता है, मगर अफ़गान सरज़मीन से दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। अफ़गान तालिबान ने भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द ग्रुपों की सरपरस्ती की है। पाकिस्तान ने सब्र और सिफारती इक़दाम के ज़रिए अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कबायली माहिदीन ने जो उनको रिस्पॉन्स किया है वो ये है कि फितना उल ख्वारिज और फितना उल हिंदुस्तान की सोच कबाइल में काबिल कबूल नहीं है, और अच्छा एक इंटरेक्शन जो पाकिस्तान की अफवाज के सरबराह, पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह और कबायली माहिदीन के दरमियान हुआ है, इट्स अ वेलकम डेवलपमेंट। साथ ही साथ जो मौक़िफ़ सूबाई हुकूमत का है उसमें फ़र्क है। ये मुलाकात जिसको आज कबायली माहिदीन से बहुत हम अप्रीशिएट कर रहे हैं, दूसरी जानिब एक और सियासी माहौल के अंदर अलमिया ये है कि आपने मोन्टाज के अंदर देखा कि आज भी नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब सोहेल आफरीदी साहब की मुलाकात अदालती हुक्म के बावजूद अपने बानी यानी PTI के सरबराह जनाब इमरान खान से अडालिया जेल में नहीं हो सकी, जहाँ ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या ये कानून और आइन की हुक्मरानी है, क्योंकि कुछ दिन पहले भी जो वज़ीर आला हैं उन्होंने कहा जी हमें बता दिया जाए कि यहाँ कानून चलेगा या डंडे की हुक्मरानी होगी, ताकि हम अपना लाहे अमल क्रिएट करें। आज वो आए, उनका मुकालमा भी हुआ, लेकिन जो नतीजा है वो सिफर रहा, आज भी उनकी मुलाकात नहीं हुई। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद अवैस साहब, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, हमारे उस्ताद हैं, साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब बैरिस्टर अकील मलिक साहब, जो कि वज़ीर मुमलिकत हैं कानून व इंसाफ के। अब कानून व इंसाफ तक ही मैं रहूँ तो बेहतर है, वैसे तो हम और भी जितने एडजेक्टिव्स लगा सकते हैं, क्योंकि बड़ी जिसे कहा जाता है बड़ी जहते हैं जनाब अकील मलिक साहब की, ना सिर्फ शख्सियत की बल्कि उनकी पोर्टफोलियो की भी। तो मैं चाहता हूँ हम ज़रा कानून और इंसाफ तक ही रुके रहें तो अच्छा है। सबसे पहले मैं अकील मलिक साहब आपसे आगाज़ इसलिए करना चाहूँगा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने तो गुज़िश्ता रोज़ कहा, जिस पर जारी बात है वफाकी हुकूमत का एक बड़ा बयान आया कि जी हम वो कोलेट्रल डैमेज होता है, तो जो कोलेट्रल डैमेज होता है जिसमें मासूम लोगों की जान जाती है, तो हम तो कानून को ये सख्त करना चाहते हैं कि हम उनके खिलाफ FIR कटवाएं। बड़ा सख्त बयान आया उसके नतीजे में वज़ीर इत्तलात का। आज कबायली माहिदीन से मुलाकात भी हुई है, जो फरमाया गया है वो मैंने आपके सामने रखा है। तो इसका मतलब ये है कि फिर जो दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी ऑपरेशन है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, ये नहीं रुकेंगे। सूबाई हुकूमत ऑन बोर्ड आए या ना आए ये मैटर नहीं करता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें काफ़ी चीज़ें आपने अपनी ओपनिंग में और जो इब्तदाइये में बयान की, बिल्कुल आज बड़ी खुशाइन बात है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की जो मुलाकात हुई कबायली माहिदीन के साथ, और ये बड़ा एक पिवटल पॉइंट था इस तमाम मामले पे कि एक तरफ मुज़ाकरा जो है वो हुए और वो अभी भी जारी है, उसकी इंसिस्टेंस पे जो हमारे इंटरलॉक्यूटर्स थे, मीडिएटर्स थे, अब आखिरी क्योंकि पाकिस्तान वफ्द जो है वो तो वापस आ रहा था जो नेगोशिएटर्स थे, लेकिन अब एक लास्ट गिविंग पीस अ चांस कह लें कि अमन को एक और मौका दिया जा रहा है, वरना ही तो तमाम तर मामला तो आपके सामने है कि बिल्कुल पाकिस्तान का क्लैरिटी के साथ दो टोक मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी है वो अफ़गान सरज़मीन से हो रही है, और अफ़गान सरज़मीन खाली नहीं है। अफ़गान तालिबान रजीम जो है वो पुष्ट पनाही करती है तमाम तर वो फैक्शंस ISKP, FAK, TTA, TTP, और ये एक दूसरे के साथ कोई अलग नहीं है,
ये एक ही चीज़ है, मुख्तलिफ नामों के साथ, मुख्तलिफ अपने अज़ाइम के साथ। और इनका तमाम तर मामला तो आप बखूबी जानते हैं। ये जो मुलाकात हुई है बड़ी एक खुशाइन बात है, और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन बिल्कुल रहेंगे। देखिए, एक पोरस बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, एक सूबे का वजीर आला वो अपना लहजा उसको दुरुस्त करना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि बात करने के भी 100 तरीके होते हैं। उसको चाहिए कि वो उस मनसब पे है, उस आईनी मनसब पे है जिसकी बड़ी इज्जत और वकार है। उसको चाहिए कि वो अपनी बात जो है वो अच्छे अल्फाज में भी कर सकता है, लेकिन ये तू तड़क, ये मैं छोड़ूंगा नहीं, यही वो अपनी माजत के साथ बसाद एहतराम मुझे कहना पड़ता है। इनके लीडर्स भी यही बातें किया करते थे। तो कम से कम थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन की इस हवाले से जरूरत है। और ये भी डिनाई नहीं करते, वजीर आला भी डिनाई नहीं करते कि यहाँ हमारे सूबे में दहशत गर्दी है, लेकिन उसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखें, गवर्नेंस की मतलब सिचुएशन देखें। आपको लगता है कि यही बात कही जा सकती थी, लेकिन अल्फाज का चुनाव मुख्तलिफ होता तो शायद वो उतनी ज्यादा उस पर रिएक्शन ना आता। आपको अल्फाज के चुनाव पे एतराज है? बिल्कुल, मैं समझता हूं कि बिल्कुल अल्फाज का चुनाव बेहतर हो सकता था, लेकिन जिस तरह के अल्फाज अब ये कोलैटरल डैमेज की भी बातें कर रहे हैं, मतलब अगर आप पिछले 12 साल से और एपीएस से उठा के अगर देखें तो बिल्कुल वजीर इत्तलात ने ठीक बात की है कि स्टेटिस्टिक्स अगर उठा के देखें तो आप वाकईतन शायद उस चीज़ से नावाकिफ हैं कि इस सूबे ने कितना सफ़र किया, या पूरे मुल्क ने दहशतगर्दी की इस लहर में कितना सफ़र किया। और रिसेंटली पिछले 2 साल का अगर आप मवाजना करें तो माजद के साथ ये अगर ये कहें कि कोलैटरल डैमेज है, ऐसी बात नहीं है। वहाँ पे जो बसे हुए हैं लोग, जिनकी रीहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट के हवाले से या जिनको खुली छूट दी गई, अब वहाँ पे कबायली माहिदीन जो हैं उनको बिल्कुल मैं समझता हूँ कि अच्छी एक मुलाकात रही, और उनको तमाम तर जो एक पिक्चर है वाज़ेह तौर पे, क्योंकि सूबे की एडमिनिस्ट्रेशन तो इसमें टोटली फेल हो चुकी है कि कबायली, डिस्पाइट द फैक्ट कि सूबे के वजीर आला का अपना ताल्लुक जो है वो एक कबाइल से है, और वो जो फाटा के जो एरियाज थे जो जम हुए सूबे केपी में, उधर से हैं। What you are asserting, important point. it is what you are highlighting is a disconnect perhaps between the provincial government and the people of Khyber Pakhtunkhwa, whereas जो पिक्चर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जानिब से प्रोवाइड की जाती है वो तो ये कि इस्लामाबाद में बैठे हुए आप जो मामलात हैं उनको नहीं चला सकते। अहमद अवैस साहब, अल्फाज का चुनाव एक इशू है, बहुत ज़्यादा जो एग्रेशन है कि ये कर देंगे, नहीं छोड़ेंगे, हम किसी जंग में नहीं मारे जाएंगे, मोहब्बत इमरान में फ़िदा हो जाएंगे, ये तो खैर जज्बाती स्टेटमेंट्स भी हैं। अभी वज़ीर आला ने कोलैटरल डैमेज की बात की, उसका बड़े स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन लिया गया है। वज़ीर आला के इलेक्शन से पहले बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की फ़ौज का मौक़िफ़ मौजूद था जी कि आप और ये बात पहले भी हाईलाइट की जाती रही है कि जो गवर्नेंस गैप्स हैं उनको फिर शहादतों से ब्रिज किया जाता है जो कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज फौज देती है। अल्फाज का चुनाव अगर बेहतर हो तो पीसफुल को एग्जिस्टेंस भी हो सकती है, और बहरहाल वो सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, हालात बेहतर तौर पे आगे चल सकते हैं। क्या आपको लगता है कि टेम्परेचर थोड़ा कम करने के लिए वज़ीर आला को भी थोड़ी सी मैनेजमेंट करनी पड़ेगी चीज़ों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि वज़ीर आला जो है ना, कोई चुनाव, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये तो, इसके अलावा भी मैं समझता हूँ कि जब आप सियासत में हैं जी, और कहते हैं कि डिप्लोमेसी में, पॉलिटिक्स के अंदर एक फर्स्ट लेसन टू बी लर्न इज दैट यू शुड बी केयरफुल अबाउट द वर्ड्स। कहते हैं कि एक लेसन है, यू मस्ट लर्न द लेसन व्हाट नॉट टू स्पीक। ठीक, ये एहतियात बरतनी चाहिए, ये तो दुरुस्त हो गया। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि एक तरफ अगर चुनाव ठीक नहीं है तो दूसरी तरफ हरकतें और अमल ठीक नहीं है। कोई आप बताइए, किसी महज़ब दुनिया में एक चीफ मिनिस्टर नया इलेक्ट हुआ है जी, मेजॉरिटी पार्टी है, उसका लीडर है, ठीक है, वो आपने जिस अंदाज में भी उसको जेल में रखा हुआ है, ठीक है, जेल में है, कानून का निज़ाम ख़त्म हो चुका है, अदालतें हैं नहीं है, वरना कभी ऐसा हुआ था, आप भी वकालत करते रहे हैं माशाल्लाह जी, और बैरिस्टर हैं, और ख़ुद अकील साहब बैरिस्टर हैं, कि जब भी कोई क्रिमिनल केस के अंदर सज़ा हो जाए तो अपील करते हैं, तो साथ ही सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरख्वास्त होती है सेक्शन 426 CRPC के अंडर, और उसको उसी तरह समाअत फ़ौरन की जाती है जैसे सिविल मैटर में एक स्टे एप्लीकेशन की समाअत की जाती है, और उसमें हाँ और ना के ऊपर होता है कि आप स्टे ग्रांट कर देते हैं या नहीं करते हैं। वो एप्लीकेशन की समाअत नहीं हो रही है, साल गुजर रहा है, आप अंदाज़ा तो लगाइए क्या हो क्या रहा है इस मुल्क के अंदर।
ये निज़ाम जो है, आप कहें कि आप एक तरफा निज़ाम चलेगा तो नहीं चल सकता। आप समझते हैं कि वज़ीर आला के इंतखाब के वक्त वफाकी हुकूमत की जानिब से जो वफाकी वज़रा ने गुफ्तगू की है, आपके नज़दीक उस वजह से माहौल में गर्मी हो गई है और अफरीदी साहब भी इसीलिए एग्रेशन दिखा रहे हैं, जबकि इस वक्त बात दहशत गर्दी के हवाले से हो रही है और मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है पाकिस्तान की जो फौज है उसका कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होंगे, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बेशुमार दहशत गर्दी है और सूबाई हुकूमत के अहदेदारान भत्ता देते रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। जो पाकिस्तान की सरजमीन में आके दहशत गर्दी करेगा उसको आयरन हैंड से ही डील करना चाहिए और होगा और होता है हमेशा। लेकिन एट द सेम टाइम अफगानिस्तान से जो आप अब बातचीत शुरू की है, ये बात मैं 6 महीने पहले से कह रहा हूं इनसे कि बातचीत उनसे शुरू करो। ये इंडिया को आप लैटिट्यूड दे रहे हैं, ये मामला खराब हो जाएंगे। मैं अपनी तौर पे मैंने बड़ी कोशिश की ये बात टीवी के प्रोग्राम्स के अंदर भी, लेकिन बात यह है कि आपने ये नहीं कर सकते हैं कि आप दोनों चीजें बंद कर दें। आप कहें कि जबाजी, अब आपने देखा कैसी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दी है मलिक आसिफ साहब ने, ख्वाजा आसिफ साहब ने, जी जी जी, इतनी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि जी हम तोड़ा बोरा कर देंगे इसका। अब कैसी स्टेटमेंट आप अफगानिस्तान को दे रहे हैं? ये क्या ये भी तरीका है? नहीं, बट अगर वो सर अगर वो आपको धमकियां ये दें कि हम इस्लामाबाद के अंदर दहशतगर्दी का सामना या आपको रिस्पांस इस्लामाबाद में मिलेगा, तो आपको गुजारी बात है, ये जरूरी नहीं है कि टॉक शोज में या इंटरव्यूज या लफाजी के थ्रू जंग लड़ी जाए, लेकिन कोई ना कोई रिस्पांस तो आपको देना पड़ता है फिर एट द एंड ऑफ द डे। नहीं, रिस्पांस दें, ये नहीं देखिए उनका ही रिस्पांस देखिए ना। मैं इसीलिए बड़े तहम्मुल से एक बात कहना चाहता हूँ, और मैंने आगे भी अकील साहब के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी बात की है कि हमें बड़े ठंडे दिल से ये जरूर सोचना चाहिए कि गलती कहाँ हुई है। There is somewhere some fault has been committed। बट सर गुजारिश ये है कि एक दफा आप हार्बर करें, आप दहशतगर्दों को पनाह दें, आप अपनी सरजमीन इस्तेमाल करवाएं पाकिस्तान के खिलाफ, टीटीपी के लोग वहां खुल्लम खुल्ला फिरते रहें, और साथ आप ये धमकी भी दें कि फिर आप इस्लामाबाद पर हमला करेंगे, दहशतगर्दी करवाएंगे, तो उसका फिर रिस्पॉन्स तो होगा। इसके ऊपर कोई देखिए, इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। मैं ये बात कर रहा हूं कि आपने कहीं गलतियां की। इससे पहले एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ परवेज मुशर्रफ साहब आए, उन्होंने एकदम से उनको तालिबान के जब अमेरिका उनके खिलाफ हो गया तो तालिबान को पकड़ के उनके हवाले करना शुरू कर दिया और पैसे वसूल करना। सर हमारी माजी में तो बहुत सी गलतियां हैं, बट आज तो वी आर प्लेग्ड विद प्रॉब्लम। मैं यही कह रहा हूं कि हम अपनी गलतियों को भी देखें। सर वो बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन वो लोग अखड़ हैं। सर वो बिल्कुल है, बट आप अपने आप को बैसियत रियासत के लोग, सर वो है, बट आप अपने आप को होस्टेज तो नहीं छोड़ सकते ना उनके आगे कि वो क्रूड है या अखड़ है। आपने कोई ना कोई रिस्पॉन्स देना। सर मैं अकील मलिक साहब, अभी बड़ी लंबी ऑब्वियसली एक आर्ग्यूमेंट है जिसको बिल्ड किया जनाब अहमद अवैस साहब ने। हमें माजी की गलतियों को भी देखना है, हमारे मसाइल बेशुमार हैं, हमने उन पर भी बात करनी है। ब्रीफली जरा इसको रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा कि आज हम अब ये स्टेज क्यों आई है कि हम अफगानिस्तान के साथ भी हमारे ताल्लुकात इतने सावर हो गए हैं। फर्स्ट इसको एड्रेस कीजिएगा, फिर मैं चाहता हूं जरा इस डिबेट को हम और खोलें और मामलात हैं उनको भी जरा सामने लाएं। जी मुनीब साहब, बात ये है कि माजिद के साथ मुझे ये बसात एहतराम कहना पड़ता है कि अफगानिस्तान और अफगान लोगों को आपने इतनी मेहमान नवाजी उनके ऊपर निछावर भी की, उनको होस्ट भी किया, 4 दिहाइयों से कर रहे हैं। वो डे 1 से आपका शुक्रगुजार नहीं है, और ये एक फैक्ट है, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तान की सरजमीन पे अपने काम कारोबार करते हुए, और ये अभी से बात नहीं है, मुझे बचपन का याद है। एटलीस्ट मैं तब से देख रहा हूँ तमाम तर मामलात। जब ये तमाम तर मामला सामने आया तो उन्होंने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, और उन्होंने ये इसको एज ए यूजिंग पाकिस्तान एज अ स्टेपिंग स्टोन बाहर जाने के लिए, या मुल्क का नाम बदनाम करने के लिए, या एक सेफ पैसेज ढूंढने के लिए, ट्रांजिटरी पॉइंट ढूंढने के लिए, मतलब ये तमाम तर चीज़ें माजिद के साथ मुझे कहना पड़ता है अफ़गान सिटीजन्स ने, अफ़गानिस्तान के लोगों ने बिल्कुल ये पाकिस्तान को, वो कहते हैं जिस तरह के सिर्फ़ और सिर्फ यूज़ किया है हमारी हॉस्पिटैलिटी को, और उसके अलावा उनको कोई सरोकार नहीं था। हम कब तक, आपने बिल्कुल ठीक बात की, हम कब तक होस्ट करें? देखिए दीगर ममालिक भी हैं, जर्मनी से जो वहाँ पे अब जिस तरह के जराइम में मुलव्वस हैं, वहाँ से जहाज़ भर भर के
वापस काबुल भिजवाए जा रहे हैं। क्यों भिजवाए जा रहे हैं? इसलिए भिजवाए जा रहे हैं, दीज पीपल डोंट वांट टू इंटीग्रेट। ये किसी किस्म की इंटीग्रेशन में बिलीव नहीं करते, ना ये कोई किसी मामले के साथ चलना चाहते हैं। ज़ाहिरी बात है कि इनको आप कब तक होस्ट करेंगे और कब तक अपनी मेहमान नवाजी से आप इनको नवाजते रहेंगे। यहाँ पे एक तो ये मैंने रिस्पॉन्ड किया, वेयर वी वेंट रॉन्ग। देखें, यहाँ पे कई आप इश्यूज उठा सकते हैं कि मुख्तलिफ अदवार में पॉलिसीज दुरुस्त नहीं थी, लेकिन एक बात ज़रूर है कि हम पहले जो कुछ भी हुआ हो, आज हम तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़े हैं। और उसकी वजह यह है कि वी रियलाइज्ड इनफ इज इनफ, बहुत हो गया। हमने मेहमान नवाजी करके देख लिया, अपने प्यारों को दहशतगर्दी में जान निछावर करते हुए देख लिया, अफवाज पाकिस्तान ने सरहदों की हिफाजत करते हुए। और ये वो लोग हैं जो, माजत के साथ मुझे कहना पड़ता है, रोज़े अव्वल से ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते। जो एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, वो कहते हैं कौन सी ड्यूरेंट लाइन, ये एग्जिस्टिंग। देखिए, जो दहशतगर्दी के खिलाफ जो मौकफ है, वो तो खैर अहमद अवैस साहब ने भी उसको यही कहा। उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें, बट ऑब्वियसली उनके कंसर्न्स दूसरे हैं। लेकिन चले, मैं इसको जरा थोड़ा आगे लेके जाता हूँ। एक और मसला जो हमारे डोमेस्टिक इश्यूज में से है, अकील मलिक साहब, आप खुद जी 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 बोलना चाह रहा हूँ जी जी जवाब में। जी, आपको पता है कि अफगानी ईरान के अंदर भी 1 मिलियन जो थे अफगानी वहां चले गए थे और वहां भी रहे कर साहब। उन्होंने सारी जगह उनको वो फिक्स जगह पे रखा, उनके गले में प्लेटें डाल दी, उनके नेम प्लेट के भाई ये तुम यहाँ ही रहोगे और तुम्हारा अलग रहोगे, यू विल नेवर बी मिक्स अप विद द नेशन, ईरानियन नेशन लोगों के साथ। यहाँ पे हमने ये गलतियां सब ने की। मैं एक हुकूमत की बात नहीं कर रहा, पता नहीं कितनी हुकूमतें आई, लेकिन क्या किसी ने ये कोशिश की कि भाई आप उनको जहां रखा हुआ है वो सिलेक्टेड जगह के ऊपर रहे? नंबर 1। नंबर 2, क्या उनके वो जो बच्चे यहाँ पैदा हुए और यहाँ जवान हुए, वो सैकड़ों हजारों लाखों पासपोर्ट बन गए उनके। अच्छा जी, वो किसी ने रोका कि क्यों इनके पासपोर्ट नहीं बन सकते? बिल्कुल ठीक है। तीसरी बात ये कि आप एक सिर्फ और बात, एक बात ये कि जो लोग वहां आकर टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहे हैं, आपने उनको सख्ती से उनके ऊपर मुकाबला किया, उनको मारा, कुछ लोग जख्मी हो, अब जो जख्मी हो जाते हैं या पकड़े जाते हैं, आप सियासतदानों का आप मिलिट्री ट्रायल कर रहे हैं, आप उनका क्यों नहीं करते? सर उनका ट्रायल टेररिस्ट एक्टिविटी करते हुए पकड़े गए हैं, बिल्कुल ठीक है, आप उनका मिलिट्री ट्रायल करें। एपीएस के बाद तो हुए, एपीएस के बाद तो बिल्कुल हुआ, एपीएस के बाद तो हुआ, वो सनसेट क्लॉज था, फिर खत्म हो गया। लेकिन मैं तो समझता हूँ उस पर होना चाहिए। देखिए सर, मैं एग्री करता हूँ सर, ऊपर आके बार-बार करते हैं। जेट ब्लैक टेररिस्ट जितने भी हैं, उनका तो मैं समझता हूँ कि पब्लिक एग्जीक्यूशन होनी चाहिए। मैं बैसियत पाकिस्तानी ये कहूंगा, पब्लिक एग्जीक्यूशन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा सर साहब, ये हम लाना चाह रहे थे क्लॉज, अच्छा 20वीं आईनी तरमीम में, क्योंकि आपकी पार्टी के सब लोगों ने हर चीज पे इत्तेफाक करके ये जो चीजें थी जो जरूरी थी सनसेट क्लॉज के लिए के साथ ही हम लाना चाह रहे थे। ये दहशतगर्दी के हवाले से ही लाना चाह रहे थे, लेकिन बरकैफ चले। अच्छा, मैं जरा इस बात पर आ जाऊं। सर जरा मैं थोड़ा सा ये इस बात पे जरा जरूर मैं चाहूंगा, हमारे साथ अकील मलिक साहब मौजूद हैं। मलिक साहब, 4 चक्कर लगवा दिए आपने सोहेल आफरीदी साहब के, वो एक मुलाकात ही होनी है। कौन सा उन्होंने खान साहब को नहायत एहतराम से कहूँगा किसी थैले में डाल के ले जाना है कहीं, वो मिलने दें। उस मुलाकात से आपको क्या प्रॉब्लम है? मतलब 4 दफ़ा आते हैं, वो इतना पेट्रोल खर्च होता है पूरी सूबाई हुकूमत का। अब जारी बात है वो चीफ मिनिस्टर हैं, उनका एक कॉन्ट्राज है, पूरा प्रोटोकॉल है, मोटरकेड है, तो इतना पैसा खर्च होता है। तो आप करा दें मुलाकात थोड़ी देर के लिए, बात ख़त्म हो जाएगी। देखिए, बिल्कुल आपने ऑन्ट्राज और मोटरकेड की बातें तो दुरुस्त की, पर मैं समझता हूँ कि एक तो पहले कहा जाता था कि हमारे पास अदालती ऑर्डर है और यही बताया जा रहा है कि अदालती ऑर्डर है, लेकिन अदालती ऑर्डर की कोई मुसद्दका कॉपी किसी को देने को तैयार नहीं है। फिर ये भी कहा गया, क्लेम किया गया कि बाय नेम सीएम केपी के सोहेल आफरीदी साहब को इमरान खान साहब से बानी पीटीआई से मिलने की इजाजत दे दी है अदालत ने, लार्जर बेंच ने दे दी है। आज दिन तक वो ऑर्डर मंजर यहाँ पे नहीं आया। अदालत ने सिर्फ और सिर्फ कहा जो एसओपीज आप हमारे सामने एक्सेप्ट करके गए हैं, जो बनाई हैं, उन्हीं के मुताबिक आप जो लिस्टें बनेंगी उसमें आप एसओपीज को फॉलो करें और मुलाकात कर लें। ऑर्डर की वायलेशन अदालत की तो तब होगी, यहाँ पे कोई ऐसा ऑर्डर मौजूद नहीं है। और अब सोने पे सुहागा, आप उन्हीं सब देखें, 2 मुतफरक लिस्टें आ रही हैं। एक सलमान अकरम राजा साहब बना रहे हैं, दूसरी लिस्ट अली जफर साहब बना रहे हैं। अब देखें ना, लिस्टों में ही इतना तजाद नहीं, मतलब उसमें सीएम का नाम दोनों लिस्टों में है और सीएम का नाम दोनों लिस्टों में है। अथॉरिटी कौन है?
अथॉरिटी को वो आज अदालती हुक्म हाथ में पकड़े एसपी साहब से कह रहे थे कि भाई मैं वज़ीर आला हूं, जाने दें अदालती हुक्म है। एसपी साहब कह रहे थे मेरे पास हुक्म पहुंचा नहीं है जी, तो मैं क्या करूं। अब आप मुझे बताएं, ये भी तो बड़ी मज़का खेज किस्म की सूरत हाल है। देखिए वो मैं आई एम एक्चुअली गोइंग टू स्टील दिस फ्रेज छोटी सी बात है नहीं, और राणा साहब ने यही कहा कि लहजा दुरुस्त करें तो मुलाकात हो जाएगी। वाह 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 वाह, ये है ना कि लहजों में अच्छा ये दुरुस्त की जो है अदालती हुक्म शुक्म अहमद वैद साहब, आप पहले लहजे की क्लासें दिलवा दे सोहेल अफरीदी साहब को और छोड़े सर हुक्म शुक्म अदालती। आपने कहा लहजा दुरुस्त करें तो मुलाकात ठीक हो जाएगी। हुक्म वो आपके सामने अदालत का ऑर्डर है नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, इनके पास भी नहीं है। किसी अदालत आपके पास तो होगा भी, तो आपको नजर नहीं आएगा वकील मलिक साहब। एग्जैक्टिव ये छोटा सा मसला है, बहुत छोटी सी बात है जी। आप एग्जैक्टिव ऑर्डर के जरिए जाके मुलाकात करें, क्या हो जाएगा ना। वो को आसमान पर का डाला जेल को उठा के ले जाएंगे, ना इमरान जेल से बाहर निकल सकते हैं। एक छोटी सी मुलाकात है, उसमें क्या हो जाएगा, समझ नहीं आती कि ये फकत एक मुलाकात। सर लेकिन अहमद वैद साहब, आपको क्यों लगता है कि मुलाकात ना करवा के हुकूमत इससे क्या शो करती है, फायदा क्या होता है इससे? ये खुश करते हैं किसको सर? ये असल में प्रॉब्लम ये है कि छोटी छोटी बातों से ये समझते हैं कि इन छोटी छोटी बातों से हमारे आका जो है ना, अच्छा एस्टेब्लिशमेंट जो है वो खुश होती है, बस और कुछ नहीं है मेरे ख्याल में। इसे बियॉन्ड ये एक साइकोलॉजिकल एक ऐसा फकत सिर्फ इतना है, अगर मुझे इजाजत हो, बस बियॉन्ड कुछ भी नहीं। तो नहीं मतलब ये आप कहते हैं ये मुलाकात, क्योंकि इसमें तजाद है ना। इमरान खान साहब कहते हैं ये तो एक खास शख्सियत, सारे मामलात जो जेल में है वो एक खास शख्सियत चलाते हैं। कभी उनका मौक़िफ़ ये होता है कि नहीं ये पंजाब गवर्नमेंट कह रही है। पंजाब गवर्नमेंट की जो सरबराह है मरीम नवाज शरीफ साहिबा, वो कहती है मैंने तो आज तक कोई इंस्ट्रक्शन पास ही नहीं की जेल इंतजामिया को कि ये करो और ये ना करो इमरान खान के साथ। जो उनको प्रिविलेज हासिल है हैसियत एक्स प्राइम मिनिस्टर, उनको मिलना चाहिए। अहमद वैद साहब जी मैं यही अर्ज कर रहा हूँ आपके सामने कि ये इतनी छोटी सी बात है और यहाँ से गवर्नमेंट के पास इतनी पावरफुल अथॉरिटी होती है, आप मैग्नानिमिटी दिखाएं, यहाँ पे मैग्नानिमस होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातों को उलझ के आप सिचुएशन को प्रेसिपिटेट करना, वो सुबह आ गई उलझा हुआ है, वहाँ 100 किस्म की प्रॉब्लम है, टेररिज्म की प्रॉब्लम वहाँ पर हैं और दूसरे मामलात जो हैं और सब हैं कि आप जाके मिल लेंगे और मिल के अगर कोई बातचीत कर लेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। ना कोई कागज का एक्सचेंज होना है, जुबानी कलामी बात होनी, थोड़ी सी देर के लिए मिलके वापस आ जाएंगे। अच्छा वैसे तो मेरा ख्याल है कि ये इसको खुले दिल से वुसअतुल कल्बी का मुजाहरा करें वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ। आप तो अहमद वैद साहब और मैं भी आपको कह रहा हूँ, दिल बड़ा करें वकील मलिक साहब। देखिए मेरे ख्याल से बिल्कुल दिल बड़ा हो भी जाएगा और इनकी काबीना भी आखिरी मराहिल में है, उसकी तश्कील वो भी हो जाएगी और जैसे ही वो हो जाए तो मेरे ख्याल से फिर जाएं, बेशक मिलें, क्योंकि काबीना की मशावरत के लिए तो मुलाकात एक मुल्ज़म और मुजरिम। वैसे मैं अज़राए मजाक आपसे कह रहा हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं मुल्क की सोचें मिसाके मुल्क करें। वो मतलब वो कहते हैं हमारे तहरीक इंसाफ के बहुत से दोस्त कि भाई आप ये डंडा सोटा छोड़ेंगे तो मिसाक होगा ना। एक तरफ आपने वो मतलब इतना हाथ में छड़ी पकड़ी हुई है और आप कहते हैं मिसाक कर लो। वकील मलिक साहब नहीं, देखिए ये कैरेट एंड स्टिक अप्रोच भी जरूरी होती है। वाह वाह, यू आर सेटिंग अ वेरी डेंजरस प्रेसिडेंट, इट विल टर्न अराउंड टू हॉन्ट यू वन डे। देखिए हमने तो भुगत लिया, देख लिया, कर लिया। बात ये है कि मावराए आइन और कानून कोई चीज नहीं हो रही और जो चीज आइन और कानून में दर्ज है उसी हवाले से उसी मुताबिक ही तमाम तर मामलात को प्रोसीड किया जा रहा है। अच्छा, टुवर्ड्स द एंड अहमद वैद साहब आप कुछ फरमा रहे थे। मैं ये कह रहा था कि देखिए अभी हम तो रस्मन, आइन और कानून का नाम तो पाकिस्तान में अब रस्मन लिया जाता है। जी जी जी, ना आइन है, कानून खत्म हो गया बीच में से क्योंकि रूल ऑफ लॉ भी खत्म हो गया। तो आप बताइए हम किस तरफ जा रहे हैं? कता नजर के मेरा पार्टी से ताल्लुक किससे है या नहीं है, मैं एक नेशनलिस्ट भी हूँ, पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ, पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, वालहाना मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत ना करते होते तो गुर्बत के इस गुर्बत में इतनी खूबसूरत ताकतवर फौज ना बना सकते। ये मोहब्बत का नतीजा है कि पाकिस्तान खतरे में है, इसलिए सब चीजें कुर्बान,
फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड। बिल्कुल ठीक है, आपको मालूम होगा। बिल्कुल सही है। मैं इसी वजह से सर वक्त खत्म हो गया। मैं अपने मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा, जलील मलिक साहब का और जनाब अहमद वैस साहब का। आजकल बहुत सवाल उठाया जा रहा है, बहुत सी चहमगोइयाँ हैं कि हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब 27वीं आईनी तरमीम भी लाना चाहती है। इस हवाले से जो कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हुए, जिसमें हारून रशीद साहब को बड़ा कंफर्टेबल मार्जिन से उनको फतह हासिल हुई, उस दिन एहसन भून साहब ने जब रिजल्ट आया उन्होंने खुद इसके बारे में कहा। उनका क्या मौक़िफ़ था, जरा सुन लीजिए। इलेक्शन से पहले हमारी कैंपेन में था कि 26th अमेंडमेंट जो है वो आनी चाहिए और यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बननी चाहिए। हम ये समझते हैं कि आज भी पार्लियामेंट को मुतफिक होकर 27th अमेंडमेंट करके इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनानी चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है उसमें उसकी एज जो है जजेस की वो मिनिमम 70 होनी चाहिए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नौमुंतखब सदर जनाब हारून रशीद साहब। हारून रशीद साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अब हारून रशीद साहब, आप बहसीत एक एमिनेंट लॉयर, बहसीत सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आप बखूबी जानते हैं कि अभी तो 26वीं आईनी तरमीम के मसाइल भी पूरी तरह हल नहीं हुए। एक लड़ाई ये भी चल रही है कि सुने कौन, आईनी बेंच सुने, फुल कोर्ट सुने, क्या मामलात हों। 27वीं आईनी तरमीम, क्या आपको लगता है कि उससे तदारुक होगा, मसाइल हल होंगे, बदकिस्मती से जो डिवीजन सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है उसका खात्मा होगा? एक्चुअली जब 26th अमेंडमेंट आई थी तो उसमें इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का ही तस्वर था, और इसलिए कि पहले ऑलरेडी ये अंडर कंसिडरेशन थी कि 26th अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एक इंडिपेंडेंट कोर्ट होनी चाहिए। तो वो आपने उस वक्त देखा कि कितना उस पर डिस्कशंस हुई। मौलाना फजल रहमान साहब भी शामिल थे और सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कुछ उनको किसी वजह से 26th अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बनी बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन गया जी। तो वो अमेंडमेंट हुई थी। और जो लोग ये एतराज़ करते हैं कि 26th अमेंडमेंट है और कोर्ट में, वो उसी कोर्ट में गए हुए हैं जिस कोर्ट पे एतराज़ है कि ये कोर्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये समझ से बालत आ रहा है कि जिस कोर्ट के सामने आप कह रहे हैं कि आप कोर्ट नहीं है, तो उस कोर्ट के सामने आर्गूमेंट्स करने का तो कोई जवाब ही नहीं बनता। और फिर ऑलरेडी एक चीज़ अंडर कंसिडरेशन थी, जिस तरह आपने देखा है कि फेडरल शरीयत कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है जी, और फेडरल शरीयत कोर्ट चल रही है, उसमें एक स्पेसिफिक केसेस चलते हैं जो कि हदूद ऑर्डिनेंस के तहत हैं जी। तो वो सारे अभी तक उसमें इसीलिए जा रहे हैं कि वो एक स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। अब बाकी कोर्ट पे उसका बर्डन नहीं है, और इसी तरह हम भी ये चाहते हैं और ऑलरेडी ये सोचा हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और उसके लिए 26th अमेंडमेंट लाई गई। लेकिन चूँकि उस वक्त के हालात ऐसे थे कि 26th अमेंडमेंट में मज़ीद उस तरह नहीं लाई गई जिस तरह लाने का ख्याल था। ठीक। सब्सिक्वेंटली अब 27th अमेंडमेंट अगर आती है जी, तो अगर वो इंडिपेंडेंट कोर्ट बनती है तो मैं ये समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जितने भी होंगे, पब्लिक के कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर या पॉलिटिकल पार्टीज़ के या जो भी डिस्प्यूट्स कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, वो इंडिपेंडेंट वो कोर्ट होगी। उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं होंगे, वो सिर्फ आज खुद एक इंडिपेंडेंट कोर्ट होगी। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बुराई है, बल्कि ये तो लोगों के लिए और मुल्क के लिए ये एक सहूलत है कि सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर होनी चाहिए। जिस तरह आप सुप्रीम कोर्ट में देखें तो पब्लिक लिटिगेशन की तादाद लाखों में है जी। इतने केसेस ज़्यादा पेंडिंग है कि वो केस जो अर्जेंट फाइल होते हैं महीना महीना वो नहीं लगते, और बल्कि इससे भी ज़्यादा लोगों की, अगर वो क्रिमिनल है तो जेल में ही डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं, या तो लोग फौत हो जाते हैं या उनका पीरियड ऑफ सेंटेंस जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो फिर नंबर आता है। तो अगर हमारा नारा ये है कि अर्ली डिस्पोजल हो और फौरी और सस्ता इंसाफ हो, तो वो फौरी और सस्ता इंसाफ ये जो जितनी भी जुडिशल हिस्ट्री है इसमें हमें नहीं मिला। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट एक जुडिशरी आज खुद इंडिपेंडेंट हो। जुडिशरी को इंडिपेंडेंटली फैसले करने चाहिए। हम पब्लिक या वकला जो हैं वो जुडिशरी को आज़ाद नहीं कर सकते।
हमने जब मूवमेंट चलाई थी 2007 में, तो हमें यही पूरी कौम को ये जज्बा था कि ये कोर्ट जो है, एक डिक्टेटर ने एक चीफ जस्टिस के साथ ज्यादती की है, उसे अपनी सीट से हटा दिया है। तो हमने मैं उस वक्त भी प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार था, और हमने मारें खाई, टाइम ज़ाया किया, फिर हमारे वकला शहीद हुए, और आज साहिवाल और कराची में भी हुए। तो इन चीज़ों को ख़त्म होना चाहिए। एजिटेशन की जो वकला जो हैं, मैं ये चाहता हूँ कि वकला को प्योरली प्रोफेशनल होना चाहिए। अच्छा, नहीं, बट एक सबसे बात पहले है वो सर, अपनी वकालत सर एक पे- सेकंड है, एक इसमें मैं जरूर पूछना चाहूंगा। देखिए, जो सबसे बड़ा क्रिटिक है इस पूरे आर्ग्यूमेंट का, जो क्रिटिसिज्म भी होता है ऑब्वियसली, सबसे बड़ा इशू एक ये कि जी आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, 26वीं आईनी तरमीम में थी, और सियासी जमातों के लिए तो ये 2006 में जब मिसाक जमहूरियत आया था तो उस वक्त भी इसकी बात की गई थी। बट जो एक ग्रोइंग एक कंसर्न है प्रोफेशनल लॉयर्स के अंदर, आपकी फैकल्टी के अंदर, आपके बहुत से कॉलीग्स के अंदर, कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद ही अदलिया को बिल्कुल उनको कट टू साइज कर दिया गया है, उनके इख्तियारात सल्ब कर लिए गए हैं, बेशुमार इंटरवेंशन है एग्जीक्यूटिव की अदलिया के मामलात में। तो ऐसी सूरत हाल में जब आप एक आईनी बेंच है, वो बिल्कुल तासुर बनाया गया है, वो ये है नहीं कि वो तो बिल्कुल काबू में है। इसी तरह आप अगर पैरेलल कोर्ट खड़ा कर देंगे तो वो तो फिर हुकूमती फैसले होंगे, हुकूमत की मर्जी से होंगे, हुकूमत के अपॉइंटेड जजेस की सूरत में होंगे, और उस पर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का जो कॉन्सेप्ट है वो बुरी तरह से डिफीट होगा। देखिए, ये एक ख़ास एलिमेंट का एजेंडा था, उनकी एक स्टेटमेंट थी इलेक्शन जीतने के लिए। आपने ये देखा कि मेरे जो अपोनेंट थे, उन्होंने हर बार में जाके ये तकरीर की है कि 26th अमेंडमेंट आ गई है, ये जुडिशरी की तबाही हो चुकी है। हालांकि 26th अमेंडमेंट में वही जुडिशरी बैठी हुई है जो उसके मुताबिक जो आई है अमेंडमेंट के थ्रू, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी, हमारे चीफ जस्टिस साहब भी जी। तो इसलिए उनका एक ये नारा था, वो लोगों को एक किस्म का कन्वेंस करने की कोशिश करते थे, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को। देखें, 26th अमेंडमेंट आई है तो वो पार्लियामेंट ने लाई है, और अगर पार्लियामेंट एक सुप्रीम अदारा है, उसी ने अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में करनी है। कोई प्रोविजन उसमें एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होनी चाहिए तो वो पार्लियामेंट का काम है उसे ख़त्म करे। और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो अभी तक 26 अमेंडमेंट आ चुकी हैं। इससे पहले भी मैं तो आपको ये बताऊं कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन की आप बात करते हैं। किस कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान में लिखा हुआ है कि आर्मी का जर्नल भी हो और साथ वो प्रेसिडेंट भी हो? आपने यहिया खान को बनाया, अयूब खान को बनाया प्रेसिडेंट जनरल, फिर ज़ियाउल हक आया, फिर मुशर्रफ भी, और हमारी जो उस वक्त की जुडिशरी थी, साबका जुडिशरी, उसने ये तो हद ही कर दी कि परवेज मुशर्रफ को ये भी कहा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन भी अमेंड कर सकते हो, बिल्कुल, आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री हो। और सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने आपने को जो उसकी गवर्नमेंट ख़त्म की है, बिल्कुल सही की है। और उन सारे तजर्बों से मुल्क को और कौम को नुकसान हुआ है। सियासतदान वही बैठे हुए हैं। सियासतदान तो वो सिर्फ सियासत करते हैं, इलेक्ट होते हैं तो पार्लियामेंट में आते हैं, अगर नहीं होते तो नहीं आते। इसलिए जो अदारे अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल हदूद में नहीं रहते और वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं करते, उसका नुकसान कौम और अवाम को होता है। अदारे फ़र्जी तौर पे, वक्ती तौर पे उनको कोई फ़ायदा होता हो तो हो, लेकिन आपने हिस्ट्री देख लें, फिर वो जो हिस्टोरिकली तो सर कता कलामी जो हिस्टोरिकली जो आप फरमा रहे हैं, मैं उसको तो कोई मेरे ख्याल में वो डिस्प्यूट नहीं कर सकता। जो बातें आपने की वो फैक्चुअल है ना, हमारी तारीख ऐसी रही है। बट बसद एहतराम आज भी ये कहा जा रहा है कि ये तजर्बा ही हो रहा है। और आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर मोअज़्ज़ज़ जज साहबान, आपका एक इलस्ट्रियस करियर है, आप उनके सामने पेश होते हैं अभी भी, उनमें एक डिवीज़न पाई जाती है। आपके इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, वहाँ जजेस के अंदर इतनी तफरीक है कि बदकिस्मती से शायद वो टी रूम में भी इकट्ठे नहीं हो पाते होंगे। कुछ जजेस के मामलात चले गए हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर। तो बड़ी डिस्टिंक्ट डिवीजन है जनाब हारून रशीद साहब जजेस के माबैन। क्या ये एड्रेस हो सकती है किसी नई तरमीम से? हालात बेहतर हो सकते हैं? मेरी बात देखें, आप भी बैरिस्टर है माशाल्लाह और कानून और आइन को समझते हैं। जजेस का क्या काम है? पोलिटिसाइज होना। जजेस का काम होता है फैसले करना। और आपने सबका अदलिया देखा कि जब बंदयाल साहब की कोर्ट होती थी तब क्या होता रहा, और वो साकिब निसार साहब की कोर्ट होती थी तो तब क्या हुआ जी? वो एक पार्टी को अपनी पार्टी समझ के चलाते रहे हैं।
हम ये नहीं कहते, मैं किसी जमहूरी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ। जमहूरियत, हम ये चाहते हैं मुल्क में जमहूरियत हो और अवाम का राज हो। जब ये जुडिशरी अगर चाहेगी कि हमारी मर्जी के प्राइम मिनिस्टर बने, हमारी मर्जी की गवर्नमेंट आए, तो हालात फिर आपने पिछले 10 साल में देखे हैं कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को दूसरी दफ़ा साकिब निसार साहब ने और उन लोगों ने गवर्नमेंट ले ली और उसकी बेटी को भी अंदर कर दिया और उसे भी, और जितने मुजालम फिर पिछली गवर्नमेंट में ढाए गए। हालांकि सियासी बड़े सियासी लोग वो होते हैं जो सियासत के अपने जो अपोनेंट होते हैं उनको उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ ना करें। हमारे तो नैब का कानून भी इस्तेमाल होता रहा, तो बाकी भी हथकंडे इस्तेमाल होते रहे। अगर एक शख्स को हुकूमत मिलती है तो इसका ये मतलब नहीं कि अपने अपोनेंट जितने भी हैं सिर्फ हुकूमत बचाने के लिए, वो अपने जो असल जमहूरी होता है वो आने पे भी जब गवर्नमेंट मिलती है तो उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, गवर्नमेंट को चलाना होता है। लेकिन अगर वो जमहूरी तरीके से जाता है तो उसे ये चीज़ देखनी चाहिए कि मैं फिर भी आऊँगा, फिर भी डिलीवर करूँगा। तो हम चाहते हैं कि आइन जिसके ये हलफ लेके जजेस आते हैं उस पर अमल दरामद करें। ये ना करें कि हम आपने पिछले दौर में देखा होगा कि लाहौर में और बाकी भी जगहों में, इस्लामाबाद, पेशावर में एक लीडर का इंतजार करते रहते होते थे कि कब वो आएगा, हमारी कोर्ट में पेश होगा। और ये अगर इस तरह का इंसाफ आम आदमी को दे दें तो मेरा ख्याल में ज़्यादा बेहतर है। जेल में लोग इतने गल सड़ रहे हैं, वो उनकी फैमिलीज तबाह हो गई हैं, उनको रिलीफ कोई नहीं मिलता। उनको देखें कि उनको कैसे बचाना है, उनको कैसे इंसाफ देना है। तो मैं आपको हकीकतन ये बात बताता हूँ कि हमारी कोर्ट्स और ये जो पाक मुल्क की तबाही हुई है अभी तक, ये सिर्फ अगर डिक्टेटर्स आते थे तो हमारी जो अदलिया, आला अदलिया थी वो उन्हें डिफेंड करती थी। हालांकि आला अदलिया को चाहिए था कि वो रिज़ाइन कर देते अगर उनको ज़्यादा प्रेशर है। या आपने हिस्ट्री भी देखी है, कई जजों ने कहा कि हमारी मजबूरी है। तो अगर मजबूरी होती है तो अपना फ्यूचर बचाना है, अपनी जनरेशन को बचाना है, अपनी इज्जत को बहाल रखना है, तो फैसले जो हैं वो आइन और कानून के और इंसाफ के फैसले होने चाहिए। ठीक, आपने ये भी देखा है जी। मैं सर अगर जी 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 आप मुकम्मल कर लीजिए। देखें कि बंदयाल साहब ने क्या किया कि चीफ कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और एक मुलजम जो कि अंडर रिमांड है और उन्हें बुला के तो कहते हैं आप फ्री हैं और उनका ना वो केस बनता है। इस तरह अगर कोर्टें करती हैं तो आम बंदे को भी करें। जितने लोग जेल में हैं उनको बुलाएं, उन्हें भी कहें कि गुड टू सी यू और फैसले करें और उन्हें रिलीज करें। जो गरीब आदमी है उसके घर में खाने के लिए नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो ये इस तरह के फैसले होंगे तो इस तरह के जजेस के होंगे, उसका असर भी ऐसा ही होगा। ठीक हो गया। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा अब हारून रशीद साहब का। उन्होंने कीमती वक्त दिया बहसियत सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नौ मुंतखब सदर। जो उनकी ऑब्जर्वेशन है वो आपके सामने हमने रखी। प्रोग्राम आपने देखा जी, इसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।